हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले मध्यकालीन इतिहास के 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए थे, जो कि पार्ट 1 था। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं मध्यकालीन इतिहास से, ये यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में ये आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे हम प्रॉमिस करते हैं ये पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप देख लेंगे तो मध्यकालीन इतिहास के पोर्शन से आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1605 से 1627 ईस्वी, 1627 से 1658 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी, 1707 से 1748 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये 1605 ईस्वी से 1727 ईस्वी। भारत में जहांगीर का शासनकाल जो था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। और ये जो जहांगीर था वो अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जहांगीर जो था वो अकबर का पुत्र था, अकबर का पुत्र था जहांगीर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर इससे पहले हम आपको बता दें अगले क्वेश्चन पर आने से पहले कि जो ये जहांगीर का बचपन का नाम था वो था नूरदीन मोहम्मद सलीम। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है थॉमस रो मुगल सम्राट से किस किले में मिला था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है झांसी, अजमेर, आगरा, इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। इसका ऑप्शन दिया हुआ है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब का व्यक्तित्व जीवन जो था वह आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था, सादा भोजन करता था, सादे वस्त्र पहनता था, वो शराब बिल्कुल भी नहीं पीता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। द्वंद्व कह लीजिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब किसका पुत्र था। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। औरंगजेब जो था वो मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और अगर इसके शासनकाल की बात करें तो जो औरंगजेब का शासनकाल था वो 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने ताजमहल की रचना की और उसे पूरा किया। इसका ऑप्शन दिया हुआ है गयासुद्दीन, ऑप्शन बी है अल बुखारी, अमानत खान शिराजी, मोहम्मद अब्दुल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अमानत खान शिराजी। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई थी वो 1630 ईस्वी में हुई थी और 1632 ईस्वी में ही ताजमहल के निर्माण का कार्य शुरू हो गया था और ये कंप्लीट हुआ था 1648 ईस्वी में। और ये जो थे अमानत खान शिराजी ने ताजमहल का कैलीग्राफर था। जो ये था अमानत खान शिराजी था, ये ताजमहल का कैलीग्राफर था। और गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी थी, जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने इसके गुंबद का निर्माण करवाया था। और ताजमहल के डिजाइनर का जो नाम था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये सब पॉइंट जो आपको हम बता रहे हैं आप नोट कर लीजिए, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है
वह निम्न में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, हुमायूं के मकबरे का परिसर या फिर कुतुब मीनार परिसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुब मीनार परिसर। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। यह लौह स्तंभ जो है वो भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें जंग नहीं लगी है। इसका निर्माण जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। इस लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्न किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? इसका ऑप्शन दिया हुआ है बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुस्समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था और लाल बलुआ पत्थर से बने होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस रखा जाता था जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। जो ये कुतुब मीनार है ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में ये कंप्लीट हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने उसे तुड़वा करके उसके स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई थी जो आज भी विद्यमान है। कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा का किला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? इसको ऑप्शन दिया हुआ है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण करवाया था। ये जितने भी हम बताए हैं इसका निर्माण अकबर ने ही करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है मिराक मिर्जा घियात, अब्दुल लतीफ, मीर कासिम, शेख आलम शाह। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, मिराक मिर्जा घियात। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात थे जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। जो ये मकबरा था ये हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बाबर के द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या फिर बाबर बिहाया।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबरनामा। अगर बात करें बाबर के पूरे नाम की, तो बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन किया है, स्वयं लिखा है। ये समझ लीजिए उनकी आत्मकथा है। और जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में इसकी रचना हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी किसने लिखा है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने आईन अकबरी की रचना की है। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम तौहीद ये इलाही तथा दीन ये इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया था। अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था तथा अपने ग्रंथों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारीख ये फिरोज शाह के लेखक कौन है? फिरोज शाह के बजाय यहाँ पर फिरोज शाही होना चाहिए, बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तारीख ये फिरोज शाही के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, इब्न बतूता या फिर इशामी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख ए फिरोज शाही जो थी वो जियाउद्दीन बरनी की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कीर्ति है। और ज्ञात है कि शमशेर सिराज अफीक ने भी तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां शरवानी या फिर कैफी खां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। और जो ये अकबरनामा है ये 3 भागों में समझिए बटा हुआ है। इसका जो तीसरा भाग है वो आईनी अकबरी है। इससे मतलब 2 नंबर क्वेश्चन से पहले अभी हमने आपको एक क्वेश्चन हमने बताया है कि आईनी अकबरी किसने लिखा है। तो जो आईनी अकबरी है वो अकबरनामा का ही तीसरा भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजूक के जहांगीरी जहांगीर। तो ये भी आपका सही है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, तुजूक के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है। लेकिन ये जो आपका हुमायूंनामा है ये आपका मेल नहीं खाता। हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, गुलबदन बेगम। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, हुमायूंनामा हुमायूं को लगा देते हैं, लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं, कि बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, दिल्ली, रंगून, ग्वालियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुई थी वो 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? इसका ऑप्शन दिया हुआ है अकबर, शाह आलम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाह आलम। 1761 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बना लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है आसफुद्दौला, शहादत खां, शुजाउद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शहादत खां। शहादत खां ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और 1722 ईस्वी में शहादत खां को अवध का नवाब बना दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर या फिर मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जुल्फिकार खान नामक सामंत की सहायता से जहांदार शाह जो थे वो शासक बने थे। लेकिन जहांदार शाह के शासनकाल में भी जो प्रशासन था वास्तव में वो जुल्फिकार खां के हाथों में था, जो कि वजीर बन गया था। जहांदार शाह एक कमजोर एवं पतित शहजादा था, इसीलिए जहांदार शाह को कठपुतली मुगल सम्राट
कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कोतवाल, दरोगा, फौजदार या फिर सूबेदार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था और कोतवाल की जो नियुक्ति होती थी वो नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। और जो ये सूबेदार होता था, सूबेदार सूबे का या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और ये जो आपका फौजदार है ये सरकार या प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी होता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या फिर कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत पहुंचे। 1506 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट आए। तो आपका ये भी सही है, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत पहुंचे थे। 1209 ईस्वी में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आए। लेकिन जो आपका ऑप्शन बी है 1506 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म, तो गुरु नानक देव का जन्म 1506 ईस्वी में नहीं 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में गुजरानवाला जिले के तलवंडी ग्राम में हुआ था। और ये जो थे गुरु नानक देव जो थे वो पंजाब के खत्री परिवार से संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इसके पहले ऑप्शन में भी हमने आपको बताया 1333 ईस्वी में इब्न बतूता जो थे वो भारत आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है रामानुज को, मध्वाचार्य को, रामानंद को या फिर रामदास को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद को जाता है। वो ये जो थे रामानंद जो थे वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरराय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन दिया हुआ है गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें या आखिरी सिख गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वरना लाइक कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए मध्यकालीन भारत के इतिहास से, ये इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है।